मुसलमानों को बार बार क्या गया, बदनाम किया गया। इकोनॉमी जैसे मैंने बताया दंगे के जरिए उनको कमजोर किया गया, उनकी नेतागणों की या उनकी बात सुनी नहीं गई। तो मुसलमान मेन पटरी से थोड़ा हटते हटते चला गया। उस वक्त जब इंदिरा गांधी जी को समझ में आया कि 1977 के अंदर में हमने मुसलमानों के ये कुटुंब नियोजन ये टारगेट जो बनाए, दंगों के और तरीके से टारगेट बनाए, ये हमारा आज तक के यानी भारत आज़ाद होने के बाद में हमारा आज तक का जो सपोर्टर था वो टूट गया। और इंदिरा गांधी जी से उनके पास में कई लोग उनको छोड़कर चले गए थे। ऐसी हालत में उस वक्त सैकड़ों से जायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए उम्मीदवारों को टिकट उस वक्त की कांग्रेस आई ने दी। और उस वक्त के कांग्रेस आई ने देने के बाद में 1980 के अंदर में आजादी के बाद में अभी तक के सबसे हाईएस्ट 49 पार्लियामेंट मेंबर यानी लोकसभा के मेंबर हमारे उस वक्त इलेक्टेड हो गए। और लेकिन ये समझ में आता है कि कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस पार्टी ने अगर मुसलमानों को टिकट भी दिया तो उसके ऊपर उतनी उसको चुनकर आने की उन्होंने उतनी फिक्र नहीं ली। में आप सबका स्वागत है। आज हम जो विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है मुसलमानों की घटता प्रतिनिधित्व एक चिंता का विषय। और इस चर्चा में आज अपने साथ है हाजी शौकत साहब तंबोली। हाजी शौकत साहब तंबोली का छोटा सा तारुफ इस तरह से है कि राज्य मागास वर्गीय आयोग के वो माजी सदस्य भी रह चुके हैं, साथ में ऑल इंडिया टूर्स ऑपरेटर के चेयरमैन भी हैं, महाराष्ट्र तंबोली जमात के एक प्रमुख भी है, साथ में मुस्लिम एबीसी के अध्यक्ष भी हैं और तंबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स के संचालक भी हैं। तंबोली साहब जो शौकत तंबोली साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ज़मीन के कार्यकर्ता कहे जाते हैं और समाज का एक बड़ा अभ्यास भी है। तो तंबोली साहब, मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमानों की आबादी भारत में आबादी के तनासुब के एतबार से 2 नंबर की है और साथ में हम जो है सत्ता का एक बहुत हम ये मुसलमान समाज जो है सत्ता में गद्दी कौन संभालेगा ये तय करता था। आज जो उसके हालात है उसका प्रतिनिधित्व जो हमारा विषय है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो घटता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? दरअसल अगर हमारा तारीख इतिहास अगर हम देख लेते हैं तो भारत आज़ाद होने के बाद में उसके पहले भी सियासत में मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा है। इस भारत की आज़ादी की बुनियाद डालने वाले ही मुस्लिम समाज था। आज़ादी मिला के देने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। जो सियासी पार्टी आज एक यानी जिसने अपने स्वतंत्र संग्राम में जिसने लड़ा था उस सियासी पार्टी के कांग्रेस के बानी और कई लोग ऐसे थे कि जैसे मौलाना आज़ाद साहब है कि उसके सदर रह चुके हैं और बहुत कम उम्र में सदर हो चुके, उन्होंने उसकी क़यादत की है। और ये सब क़यादत को रखते हुए अखंड भारत के अंदर में मुसलमान अक्सरियत में कई ऑफिसरान के ओहदे पर अच्छे सियासतदान के सियासी कुर्सियों पे रह चुके हैं और उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उस वक़्त के जो हालात थे अगर उसमें पकड़ ले जाएंगे 1951 का 1951 के बाद में जो इलेक्शन हुए थे, मुसलमान बहुत डरा हुआ था, समा हुआ था, अलग अलग हुआ था। तो उस वक्त अक्सरियत करके देखा तो बहुत कम परसेंटेज के अंदर में मुसलमानों के यानी लोकसभा में, राज्यसभा में, असेंबली में बहुत कम परसेंटेज के ऊपर उनके प्रतिनिधि जा चुके थे। राज्यों के अंदर में मुसलमानों की सियासत के अंदर में अच्छा रोल रहा और मुसलमानों ने अच्छी तरीके से उसमें अदा किया अपना रोल अच्छे तरीके। लेकिन कांग्रेस हो या उस वक्त की और पार्टियां कुछ हो, मैं तो एक खास करके कहूँगा कि उस कांग्रेस के अंदर में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग मुस्लिम दार्जिने थे, जैसे मुस्लिम दार्जिने करके कांग्रेस को कहा जाता है। कुछ लोग मुस्लिम के खिलाफ वाले भी थे, एक इंडिया में चलने वाली एक पॉलिसी के साथ में वो काम कर रहे थे। तो इस तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से दबाया गया था। आज़ाद होने के बाद में आप देखेंगे तो कई यूपी है, एमपी है, दिल्ली है और महाराष्ट्र के अंदर में कई जगह पे बार बार दंगे हुआ करते थे।
अगर आप तारीख पूरी देखें तो दंगे हुआ करते थे, और इस दंगे के जरिए मुसलमानों को इकोनॉमी, मजहबी और इस साथ साथ उनकी तालीमी और सामाजिक इस तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम बिल्कुल किया गया। वो काम करते करते ऐसा हो गया कि उनके जो उस वक़्त के जो नेता थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, वो अपनी बात को वहाँ रखा करते थे, लेकिन उतना उनके बात को उसमें जोर नहीं रहता था, क्योंकि उनकी बातों को उतना दखल नहीं लिया जा सकता और उनकी बातें उतनी सुनी नहीं जा सकती थी या सुनते नहीं थे। इस होते होते मुसलमानों के अंदर में एक थोड़ी सी ऐसा से कमतरती आ गई, और फिर मुसलमानों ने सोचा कि हमारा कोई सुनता ही नहीं। दंगे होते हैं और समाज के लोग बाहर आते हैं, दंगे होते हैं, हमारे समाज के जो माइनॉरिटी में लोग रहते हैं तो उनकी दुकानें जलती है, प्रॉपर्टी जलती है, इकोनॉमी नुकसान होता है, हमारा कोई नहीं। ऐसा सोचते सोचते फिर मुसलमानों का थोड़ा सियासत की तरफ रुख कम हो गया। अरे रुख कम होते होते क्या होगा कि मुसलमानों का वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम होते गया। उस वक्त आनी बानी आ गई। उस वक्त आनी बानी में कई मुसलमानों को अंदर डाला गया। जो कुटुंब नियोजन का खास करके कानून तो मुसलमानों के ऊपर ही चला गया, मुसलमानों को ही टारगेट पकड़ा गया। इस मुसलमानों से और भी दूसरे के लोगों की कई कुटुंबिक हालत थी, किसी कुटुंब में 11 है, किसी 12 है, 14 ऐसी तादाद थे, आज भी मौजूद है। आप जो ये बात बता रहे हैं कि मुसलमानों की जो 11-12, पर ये नॉन मुस्लिमों भी देखा गया। हाँ, तो नॉन मुस्लिमों के अंदर भी तादाद है, आज भी है। कैसे मुसलमानों को बार बार क्या क्या बदनाम किया गया, इकोनॉमी जैसे मैंने बताया दंगे के जरिए उनको कमजोर किया गया, उनकी नेतागणों की या उनकी बात सुनी नहीं गई, तो मुसलमान मेन पटरी से थोड़ा हटते हटते चला गया। उस वक्त जब इंदिरा गांधी जी को समझ में आया कि 1977 के अंदर में हमने मुसलमानों के ये कुटुंब नियोजन, ये टारगेट जो बनाए दंगों के और तरीके से टारगेट बनाए, ये हमारा आज तक के यानी भारत आज़ाद होने के बाद में हमारा आज तक का जो सपोर्टर था वो टूट गया। और इंदिरा गांधी जी से उनके पास में कई लोग उनको छोड़कर चले गए थे। ऐसी हालत में उस वक्त सैकड़ों से जायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए उम्मीदवारों को टिकट उस वक्त की कांग्रेस आई ने दी। और उस वक्त के कांग्रेस आई ने देने के बाद में 1980 के अंदर में आजादी के बाद में अभी तक के सबसे हाईएस्ट 49 पार्लियामेंट मेंबर यानी लोकसभा के मेंबर हमारे उस वक्त इलेक्टेड हो गए। और उस सबसे बड़ा पॉइंट था वो तकरीबन 10% हम उस वक्त मौजूद थे। अजी साहब, मेरा ये आपको एक बीच में सवाल है कि आपने ये बोला कि 49 जो पार्लियामेंट मेंबर आए यानी खासदार आए, ऐसा क्या हुआ कि बाद में ये संख्या घटते गई? इसमें खासदारों का यानी जो मुसलमान जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इनका कुछ ये रहा या पार्टी की तरफ से कुछ ये रहा नुकसान पहुँचता गया? दरअसल जैसे मैंने कहा कि पहले मुसलमानों का इकोनॉमी नुकसान दंगे के जरिए और जरिए होते होता गया। मुसलमान इकोनॉमी तौर पे डाउन होते चले गए, एजुकेशन के मामला में डाउन होते गए, सामाजिक स्तर भी उनका डाउन होते चले गया, और दीन के नाम पे हमेशा उनको टॉर्चर किया गया। तो जब किसी आदमी की भी इकोनॉमी हालत गिर जाती है, उस वक्त वो बाहर के रुख कम कर देता है, जो उसने न्यूनतम के तरफ, इलेक्शन के तरफ तवज्जो देना चाहिए उसका कम होता है। फिर घर की रोजी रोटी के मसले, बाल बच्चों के मसले, सवेरे निकले तो रात को क्या खाएंगे, आज रात होती तो कल क्या खाएंगे, इस मसाइल के एतबार से मुसलमान उसके अंदर में बिल्कुल रुक गया। और इसकी हिसाब से थी ऐसी कि जो बार बार उसके बाद में मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों को फिर कांग्रेस हो या और अदर देन पार्टी हो, इन्होंने जितनी तादाद के एतबार से उनकी पार्टियों ने उनको लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो हर एक स्टेट की, उसमें उतनी नुमाइंदगी को टिकट दिए नहीं। और उस वक्त के उन नेताओं की मैं खास करके एक बात अल्फाज कहूँगा कि 1980 में जो इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और उस वक्त विधानसभा में होते, तो उस वक्त के कांग्रेस के प्रमुखों ने अपने मतदार संघ में जाकर यह कहा था कि यह चुनकर आना ही चाहिए, ये चुनकर आना ही चाहिए। तो उस वक्त इतने लोग इलेक्टेड होके गए। लेकिन ये समझ में आता है कि कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस पार्टी ने अगर मुसलमानों को टिकट भी दिया तो उसके ऊपर उतनी उसको चुनकर आने की उन्होंने उतनी फिक्र नहीं ली। उलट उसके सामने कुछ ऐसे कैंडिडेट आ गए कि जो मुसलमानों को गिरा सकते।
यानी इसके एग्जाम्पल तौर पे मैं कहूँगा कि दिखते हैं मुसलमानों के साथ में काम करना है, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचना। जिसका 2014 का एग्जाम्पल लेंगे, प्रकाश आंबेडकर जी अकोला जैसे मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आ सकता था, यानी मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र में एक ही कैंडिडेट था जैसे मुसलमान चुन के आ सकता था, उन्होंने वहाँ पर भी खड़े रहे। उसी साथ लोकसभा में सोलापुर को भी खड़े रहे, सोलापुर के मुसलमान ने 2 जगह भी एक साथ खड़े रहे। सोलापुर के मुसलमानों ने ये कहा कि आप अकोले में उनको साथ दीजिए, आप इधर हम चुन के देते, हम यहाँ आपको साथ देते तो उधर आप उनको चुन कर दे दो। लेकिन इस बात के ऊपर में कोई ये नहीं हुआ। तो ऐसी तरीके से मुसलमानों का मानकर या मुसलमानों को कहने वाले हम उनके नेता है बोलकर और कम्युनिटी के लोगों ने भी मुसलमानों के अंदर जाकर मुसलमानों का वोट का डिवाइड किया और मुसलमानों के जितने प्रतिनिधि जाने चाहिए थे वो वोट डिवाइड की वजह से जा नहीं सके। ये कड़वा सच है। अब अगर आप बात आगे लेंगे, 2014 का इलेक्शन लेंगे तो 2014 में भी इतनी पार्टियां थे तो 4% तक मुसलमान चुनकर आया, फिर और हालात थोड़े से बदल हो गए। 2019 में देखें तो 4.5% लोकसभा के अंदर में तकरीबन 27 एमपी लोकसभा के अंदर में 2019 में चुनकर आए। तो ये जो कुछ है तो इसके अंदर में ये जो वहाँ की पार्टी का मैंने अभी तक आपको रोल बताया, अब इसके सामने मैं मुसलमानों का रोल बताना मुनासिब समझता हूँ। मुसलमानों ने क्या किए, अपने रोजी रोटी के अंदर में करना भी चाहिए, अटक गए सियासत के। नहीं सर, एक इसके लिए मैं बीच में रोकना चाहूँगा। ये दरअसल में हम जो मुसलमानों के रोजी रोटी का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला नहीं। मुसलमानों में निरागसता जो एक क्या बोलेंगे नेगेटिव जो एक सोच है सियासत के बारे में, ये बहुत घातक है। इसके बारे में आप पूछना। तो वही मैं बात कर रहा था आपको कि मसला ये आ गया कि वहाँ यूँ इसके लिए अटक गया कि भाई सियासत में जाके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हमारे कई जगह के लोग देखेंगे आप वोटिंग परसेंटेज जो कम होता है। एक तो हमारा पहले तो वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं डालते हम, जब ऐलान होता है वोटिंग का मतदार यादी बनाने का तो हम वहाँ कोई तवज्जो देते नहीं, हमारे नाम उसके अंदर में हम दाखिल करते नहीं, वोटिंग लिस्ट पे हमारा नाम है नहीं है ये कभी हम चेक करते नहीं। और इलेक्शन के अंदर हम अगर देख लेंगे तो वोटिंग का परसेंटेज हमारे इलाके के अंदर इतना कम होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि एक तो हमारा सही नेता चुनकर हम देते नहीं है, एक बात ये होती है। और उन नेता लोगों को मत पता ये चला आया है अभी कि मुसलमानों के वार्डों के अंदर में मुसलमानों के इलाके के अंदर वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होता है, ये लोग वोट के लिए आते नहीं है, तो भी मुसलमानों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो रोजी रोटी के मसले तो है अपनी जगह पे, ये कहूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक ये हो चुका है कि आज हमारे जो मज़हब के ऊपर, दीन के ऊपर में, शरीयत के ऊपर में, हमारे हर चीज़ के ऊपर में, रोजी रोटी के ऊपर में आज एक साथ सब अटैक किए जा रहे हैं। ये मुसलमानों ने अपने तौर पे अपने हक को यानी वोटिंग का हक सियासत की सूझबूझ न रखने के नतीजे ऐसा मुझे तो महसूस होता है कि आज जो हिंदुस्तान की जो सियासत है, भारत देश की जो सियासत है, ये मजहबी धर्म केंद्रित हो गई हुई है। इस वक्त में मुसलमान ये सियासत से दूर जा रहे हैं, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता हो अगर इस पर ध्यान न दें। देखो अभी एक बात अगर ये देखे ही जाएंगे तो मैं जिससे पहले से थोड़ी सी बातें दूसरों कहूँगा कि जहाँ तक मेरा खुद का ताल्लुक़ है कि हमने उलमा कराम से, मुफ्तिया कराम से अपने अहमदनगर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में मजलिस शुरा के ज़रिए एक पॉम्पलेट इलेक्शन के पहले हम तकसीम करते थे। उसमें हम ये लिखते थे साफ़ सुथरा कि मुसलमानों ने अपना वोट देना ही चाहिए, और अब मुसलमानों ने अपना वोट इसके लिए देना चाहिए कि ये मशवरा है और मशवरों को छुपाना भी नहीं चाहिए या गलत मशवरा देना भी नहीं चाहिए। लेकिन उतनी कोशिश के बाद में भी परसेंटेज इतने हद तक नहीं बढ़ा था। हमने बहुत कोशिश की, इसके पहले भी बार बार मुसलमानों के मोहल्ले में मीटिंग ली है, उसके अंदर अवेयरनेस बना लाना कि भाई वोटिंग करो, ये करो। तो हमने उस वक्त बहुत ही कोशिश की कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाए करके, लेकिन मुसलमानों ने उसका वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया नहीं। राजकारण में तो अच्छे लोगों ने आना ही चाहिए ना, राजकारण के अच्छे लोगों ने आना चाहिए, लेकिन मसला ये भी है ना मुसलमानों के अंदर में का कि मुसलमानों के अंदर में अच्छे एजुकेटेड राजकारणी अगर आ जाते हैं, सूझबूझ रखने वाले राजकारणी, भले वो पढ़े लिखे नहीं लेकिन सूझबूझ रखने वाले राजकारणी भी अगर आते हैं, मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, वो तो ऐसे ही पीछे हो जाते। अब रहा मसला हुआ का वोटिंग का परसेंटेज की, जैसे मैं बात बताया, अभी अवेयरनेस लाना, ये करना, एक उलमा कराम ने भी कई बार इसके पहले इलेक्शन के दौर में अपने तौर पे ऐलानात किए थे, मसाजिद में बयान भी किए थे कि वोटिंग दो करके अपना हक है और इसको बजाना चाहिए। भले पत्थर से जिसको कहा जाए कि ईंट अच्छी है, ईंट से मट्टी अच्छी है, ये कैलकुलेशन के साथ में कहना कोई ना दे दो,
लेकिन अपने मशवरे को छुपाओ मत, ये कहा गया था। तो ये बात ये भी है कि इसमें आती है कि हमने हमारे मशवरे को छुपाया है और इस तरीके से हम उसकी तरह से मेन स्ट्रीट से हम क्या होते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे, इसमें अलग अलग होते जा रहे। अभी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, जिस तरह से हमने बात करें कि 2014 के बाद की सियासत जो है जो धर्म केंद्रित हुई और इसमें जो मुसलमान किसी को सियासत के गद्दे पे बिठाता था, आज वो उसी मुसलमान के हालत ये है कि उसके वोटिंग को अहमियत नहीं दी जा रही है। ये एक जो है ना एक बहुत बड़ा ये हुआ। इसमें एक मुसलमानों का नेगेटिव जो अप्रोच है, नेगेटिव जो सोच है, इसको पॉजिटिव करने के लिए जैसे आपने कहे कि हमने भी बहुत से पर्चे शुरा के ज़रिए निकाले, लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो दरअसल बात ऐसी है अभी कि मुसलमानों के फिलहाल में जो कुछ लोगों का ये ख्याल बन चुका है कि अभी हमको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। साफ सुथरे अल्फाज में मुसलमान सुन ले बात को। मैं इस बात को पक्की इसके लिए कह रहा हूँ, इसके पहले के जो इलेक्शंस होते थे उस वक्त खास करके मुसलमानों को लाकर स्टेज पे बिठाया जाता था। महाराष्ट्र स्टेट के लेवल के अगर इलेक्शंस है या क्या विधानसभा के, लोकसभा के, तो बम्बई वगैरह से खास करके मुसलमानों के लीडरशिप को बुलाकर उनके मोहल्ले के अंदर में या और जनरल तौर पे उनकी सभाएं ली जाती थी। केयर सेंटर के अच्छे तमाम लोगों से ताल्लुक रखता हूँ, आपको मालूमात के लिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों के स्टेट लेवल के जो मुस्लिम लीडरान थे उनको उनके पार्टी ने दावत ही नहीं दी कि तुम आके नीचे प्रचार करो करके, या उनका कोई नियोजन ही नहीं किया गया था। या स्टार प्रचारक के नाम के लिस्ट के अंदर में तुम देखेंगे तो मुसलमान लीडरों के नेताओं के नाम ही नहीं थे, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद बाहर हुआ। तो गुलाम नबी आज़ाद हो या महाराष्ट्र के कई लोग हो, गुलाम नबी आज़ाद होने का, आज़ाद का नाराज का मसला ही सबसे बड़ा ये है कि उनको मेन स्ट्रीट से अलग रखा जाता था। मैंने जैसे कहा कि पहले ऐसा था कि मुसलमानों को खास करके बुलाया जाता था, मुसलमान नेताओं को बुलाया जाता, गले गले फिराया जाता था, वोटिंग की उनकी तरफ से दावत दी जाती थी। साथ साथ मैं मेरा खुद का भी तजुर्बा है, दूसरे की तो बात छोड़ो करके, कि हमको बुलाया जाता था, मीटिंग में बुलाया जाता था, दाढ़ी टोपी वाला आ गया, उसने तकरीर कर दिया तो मुसलमान है, हमको भी कहा जाता तालुके फिरो, इधर उधर फिरो, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाओ उधर। अब तो ऐसा मसला आया कि दाढ़ी टोपी वाला तो दूसरे वोट भाग जाते करके दाढ़ी टोपी वाला चाहिए नहीं। ये अगर दाढ़ी टोपी वाला बढ़ गया तो उनकी ऐसे समझ होगा नहीं कि हमारा दूसरा वोटिंग भाग जाता है, हमारा वोटिंग, उनका कहना कि हमने इन काउंटिंग पकड़ा है, अपना वोटिंग करने जाता है। उनके एक समझ है कि वो ये वोटिंग जो है तो बिना बोले हमको आने वाला है, भले वो मुसलमान कितना कर रहा नहीं कर रहा वो अपने सोच के अंदर की सोच की बात है, लेकिन उन्होंने काउंट पे पकड़ा है कि वोटिंग आने वाला है पक्का। और वो हिसाब से वो तो हमको उधर भी नहीं बुलाते, इधर नहीं बुलाते। यानी कई लोगों की बात है, मैं मेरी बात एग्जाम्पल इसके लिए कहा कि मैं किसी को एग्जाम्पल पकड़ता नहीं हूँ। मैं ये बात कहूँगा, अब तो मुसलमान लीडरों को तो कोई इलेक्शन में पूछा भी नहीं जाता है, उतनी नहीं। मंडल आयोग के बाद में खास करके मैं ये कहूँगा कि ओबीसी की तहरीक में और हम काम को जब करते थे तो कई जलसे और कई मेड़ाव हमने जिले पर सब जगह लिए, उस जगह पर हमारे साथ में कई आदर ध्यान कम्युनिटी के लोग रहते थे और उस तहरीक में बोलो या इस मेड़ाव में बोलो, प्रचार के सभा में बोले, हाजिर रहते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है। आप जो मजहब के तौर पे, धर्म के नाम पर जहाँ पे सियासत चल रही है, तो बस एक समाज को खुश करने के लिए आप बाकी समाज को कहीं काउंटिंग में पकड़ा नहीं जा रहा है, और वो हिसाब से खास करके इस तरह राजनीति चल रही। आने वाले वक्त तो बड़ा खतरा है, खतरनाक है। बस अल्लाह ही रहम करे। हम मुसलमान अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ में सोच समझ कर हमारे नुमाइंदे, हमारे नेतागणों को बनाए, नेता तो हम में से ही बनाना पड़ेगा। अगर जब तक हम ऐसे सूझबूझ रखने वाले लोगों को आगे नहीं करेंगे, वरना तब तक तो मैंने ऐसे समझो, वरना आने वाला वक्त खराब रहेगा। और ये वक्त अब ये आने वाले लोकसभा हो या विधानसभा, इसमें बहुत बड़ा अहम रहता है। ये लोकसभा और विधानसभा अगर चाहे मुसलमानों ने छोड़ दी, मैं नहीं कहूँगा कि इलेक्शन में खड़े रहो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा लोकसभा में खड़े रहो और विधानसभा में खड़े रहो करो। मैं वोट की डिवाइडेशन की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये करूँगा कि इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ में वोट डालो तो ऐसे जोर से डालो कि सामने वाला दब जाए। तो ये थे हमारे साथ अजय शौकत साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अब वोट जो है वो डट के डालोगे तो अपने वोटों की अहमियत बढ़ जाएंगी। नहीं तो हमने देखे, अभी जो हमने डिस्कशन की, विशेष चर्चा की, इसमें ये समझ में आया कि हमारा जो राजकीय ये घटता गया है, इसको मुसलमान खुद भी जिम्मेदार है। सियासतदान को हम कब तक नाम रखते चलेंगे? हमने सियासत को अच्छे आदमी को आने की कब तक सही करेंगे? अब जो है
कि वोटिंग में हिस्सा ले, और वोटिंग में हिस्सा लेंगे तो हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन करा सकते हैं, और सत्ते की अहम की कल जो थी वो आज भी दिखाई देंगे। सर, आप आए, हमारे से मुलाकात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीरो न्यूज़ का ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। बाजू में जाइए, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ज़ीरो न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़ीरो न्यूज़, अपना चैनल अपनों के लिए।